आप सभी को नमस्कार। और आज हम तीसरे टॉपिक के विषय में जानेंगे। जैसे पिछले हम टॉपिक में हमने पढ़ा बाल विकास के सिद्धांत, उसके विषय में समझा जाना। और तीसरा अध्याय है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। इसके विषय में बात हो चुकी है पहले भी कि कैसे बच्चे के डेवलपमेंट में आनुवंशिकता का और उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसके विषय में जानेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे कहानी के माध्यम से ही हम चीजों को खत्म करते चलेंगे। और कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही टफ नहीं है कुछ भी जानना समझना। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को जितना ही केयरफुली सावधानी से आप सुनेंगे इस वीडियो को, जितने ही सावधानी से समझने का प्रयास करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग में बैठता जाएगा कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से। और आपके प्रश्न अपने आप सही होने लगेंगे। वहां पे आप एलिमिनेट कर देंगे। जब प्रश्न में जो ऑप्शन आते हैं, नीचे विकल्प रहते हैं, तो विकल्पों को आप खुद ही एलिमिनेट कर देंगे कि हाँ ये नहीं हो सकता है। तो इसमें सीटेट में एलिमिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, विकल्पों को छांटने का कि हाँ ये गलत है, तो सही अपने आप आदमी पहुंच जाएगा वहां पे। तो कॉन्सेप्ट सीटेट में टोटल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फैक्ट आपसे कोई डाटा नहीं पूछेगा कि हाँ ये कथन किसने कहा, या कौन सा इस ईयर में क्या हुआ, किस ईयर में ये हुआ, ये सारी चीजें कुछ भी डाटा बेस नहीं पूछता है। उसमें कॉन्सेप्ट पूछता है। आपको कोई वो दे देगा, सिनारियो बता देगा, कुछ भी एक्सप्लेन कर देगा, फिर पूछेगा इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है, या क्या एक्शन होगा। इसके विषय में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्मन विज्ञान में। तो ठीक है, हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। पहला टॉपिक है आनुवंशिकता का अर्थ। आनुवंशिकता होता क्या है? गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही आनुवंशिकता है। इसको हम समझते हैं। एक सेकेंड। गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। हेरिडेटरी मतलब जो गुण हमको अपने माँ बाप से मिलते हैं, हमको अपने दादा दादी से मिलते हैं, हमको अपने नाना नानी से मिलते हैं, पूर्वजों से मिलते हैं, उस गुण को हम हेरिडेटरी या आनुवंशिक गुण कहते हैं। आनुवंशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक गुणों का स्थानांतरण बालकों में होता है। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। तो आनुवंशिकता के माध्यम से शरीर, जो हमारा ढांचा है, उसका रंग कैसा होगा, लंबाई चौड़ाई, आंखों का रंग, हुलिया, शकल, ये सब हमको माँ बाप से मिलती है। मानसिक मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि की कितनी क्षमता है, हम कैसे सोच सकते हैं, उस बुद्धि को भी हम आनुवंशिक ही ग्रहण करते हैं, माता पिता से मिलती है। जैसे कहा जाता है कि अध्यापक ज्ञान दे सकता है, लेकिन बुद्धि माँ बाप से मिलती है। तो आनुवंशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक गुणों का, सामाजिक गुणों में जैसे चरित्र जो होता है, कैरेक्टर, ये भी हमको माँ बाप से ही मिलता है। इसको आगे पढ़ेंगे हम। फिर जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर जी ने क्या कहा है इस विषय में? शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। मतलब शरीर एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण, ट्रांसफर जो होता है, इसी को आनुवंशिकता कहा गया है। एच ए पेटरसन एवं वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अब इन्होंने पूर्वजों को भी ऐड किया, जैसे माता पिता को उनके माता पिता से मिला है, इसीलिए मैंने बताया नाना नानी दादा दादी। जैसे नाना नानी से मिला है माता को, दादा दादी से मिला है पिता को, फिर दोनों से मिलके हमको मिला है, जो बच्चा जन्म लेगा उसको मिलेगा। तो पूर्वजों से जो माता पिता में आता है, माता पिता से जो बच्चे में आता है, उसी को वंशानुक्रम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता का प्रभाव, इसका प्रभाव कैसे हमारे शरीर पे पड़ता है, बालक के शरीर पे पड़ता है, कैसे उसके डेवलपमेंट पे इसका प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में बताया गया है। आनुवंशिकता का प्रभाव विभिन्न लक्षणों जैसे शारीरिक, बुद्धि तथा चरित्र पर अलग अलग पड़ता है। तीन रूप से, शरीर पे, बुद्धि पे और चरित्र पे। इसके विषय में जानते हैं। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव शरीर पर कैसे पड़ता है? तो पहला है इसमें शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये पहली लाइन है, आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिकांश जुड़वा भाई द्वियुग्मक होते हैं जो दो पृथक युग्मजों से विकसित होते हैं। यह भाइयों जैसे जुड़वा भाई और बहनों
की तरह मिलते जुलते होते हैं, परंतु वे अनेक प्रकार से परस्पर एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। द्वियुग्मक क्या होते हैं? जैसे जो माता के अंडज से और इसमें जो शुक्राणु होते हैं, दो आपस में मिलते हैं तो युग्म बनाते हैं। तो एक युग्म से एक बच्चे का जन्म होता है। पिता से शुक्राणु मिला और माता से अंडा मिला, तो ये अंडा जो शुक्राणु मिलके एक युग्म बनाते हैं। तो जब दो युग्म मिल जाते हैं तो वहां जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, पृथक पृथक दो युग्मज। ठीक है, तो दो युग्मज जो होते हैं, अलग अलग दो युग्म जब मिल जाते हैं तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो इन जुड़वा बच्चों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। बालक के अनुवांशिक गुण उनकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। जो बालक के अनुवांशिक गुण इसमें मिलते हैं युग्मज में, उनके बुद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं और परस्पर उनमें भी भिन्नता देखी जाती है, जुड़वा भाइयों और बहनों में भी। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक लक्षणों के वाहक जीन, जो हमारे शरीर में लक्षण आते हैं माता पिता से, वो जीन के माध्यम से आते हैं। कहते हैं कौन सा जीन मिला तुमको, तो जीन के माध्यम से शरीर में लक्षण के वाहक का काम करते हैं। ये जीन दो प्रकार के होते हैं, एक प्रखर, एक प्रतिगामी। प्रखर जो होते हैं ये डोमिनेंट इसको बोलेंगे, और प्रतिगामी जो होते हैं रिसेसिव होते हैं, ये दबे हुए होते हैं, ग्रहण करने वाले। तो दो प्रकार के जीन जीन होते हैं, एक डोमिनेंट होता है प्रभावी जीन प्रखर, इसको प्रभावी भी बोल सकते हैं, एक प्रतिगामी। दो प्रकार के हो सकते हैं। यह एक ज्ञात सत्य है कि किन्हीं विशेष रंगों के लिए पुरुष और महिला के रंगों को पहचानने की अंधता, कलर ब्लाइंडनेस, अथवा किन्हीं विशिष्ट रंगों की संवेदना नारी में न हो सकता है, माँ को ना हो और बच्चे को हो जाए। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है वो महिलाओं में प्रतिगामी होता है, लेकिन पुरुषों में जाके प्रखर हो जाता है। और इस जीन का हम आपको थोड़ा सा वो बताते हैं, जब प्रखर और प्रखर जीन मिलते हैं, डोमिनेंट और डोमिनेंट, तो प्रखर को शो करते हैं। प्रतिगामी और प्रखर जब मिलेंगे तब भी प्रखर ही अपना प्रभाव, क्योंकि वो डोमिनेंट है, उसका नाम ही है डोमिनेट करने वाला, तो प्रखर जीन ही अपने आप को दिखाता है। जो जीन प्रखर होगा, जैसे अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, प्रखर है, तो वो सामने आएगा, प्रतिगामी वाला दब जाएगा। और जो प्रतिगामी मिलते हैं, जब दो प्रतिगामी आपस में मिल जाते हैं तो प्रतिगामी का असर बच्चे में दिखने लगता है। आगे ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि यह विकृति प्रखर होती है, परंतु महिलाओं में यही प्रतिगामी होती है। देखिए ये बता रहा है कि यह विकृति प्रखर होती है पुरुषों के लिए, लेकिन महिलाओं में यह प्रतिगामी होती है, रिसेसिव होती है। तो महिलाओं में छुप जाएगी, लेकिन पुरुषों में ये दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जीन जोड़ों में होते हैं, जैसे एक माँ से एक पिता से मिला। यदि किसी जोड़े में दोनों जीन प्रखर होंगे तो उस व्यक्ति में वह विशिष्ट लक्षण दिखाई देगा, वही प्रखर वाले जीन दिखाई देंगे, रंग को पहचानने की अंधता, वही कलर ब्लाइंडनेस। अगर जीन प्रखर है तो प्रखर वाले जीन ही दिखेंगे। कलर ब्लाइंडनेस अगर माता पिता में आया है और दोनों प्रखर है तो प्रखर बच्चे में आ जाएगा। यदि एक जीन प्रखर हो दूसरा प्रतिगामी हो तो जो प्रखर होगा वही अस्तित्व में रहेगा। मतलब कलर ब्लाइंडनेस का जीन अगर मिला, एक प्रतिगामी जीन मिला, एक प्रखर जीन मिला, तो जो प्रखर होगा जीन, जो क्वालिटी प्रखर जीन की होगी वही बच्चे में दिखेगी, प्रतिगामी वाला दब जाएगा। ये बताना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिगामी जीन आगे संप्रेषित हो जाएगा और वह अगली किसी पीढ़ी में अपने लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। जैसे आपसे बताया कि नानी को है तो बच्चे को दिख सकता है, माँ के बाद हो सकता है माँ में ना रहे, क्योंकि माँ में वही जीन प्रतिगामी हो गया लेकिन बच्चे में प्रखर हो गया आगे। तो आगे कभी वो बच्चे के अंदर दबा रहेगा, लेकिन किसी समय जब वो प्रखर जीन से मिलेगा उस टाइप के, तो वो लक्षण उसका प्रदर्शित होने लगेगा। तो प्रतिगामी जीन आगे संप्रेषित हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगली पीढ़ी में, लेकिन उसके लक्षण प्रदर्शित कर सकता है किसी अन्य पीढ़ी में संप्रेषित होने के बाद भी। अतः किसी व्यक्ति में किसी विशिष्ट लक्षण के दिखाई देने के लिए प्रखर जीन ही जिम्मेदार है। कोई भी जो लक्षण दिखता है उसके पीछे प्रखर जीन ही जिम्मेदार होते हैं। प्रतिगामी जीन दब जाते हैं, वो शो नहीं होते हैं, शरीर के ऊपर दिखेंगे नहीं उसके लक्षण, लेकिन कहीं ना कहीं पड़े रहेंगे। जब उनको प्रखर जीन मिलेगा तो वो आगे उसके लक्षण दिखाई देंगे आने वाली पीढ़ी में। जो अभिलक्षण दिखाई देते हैं और प्रदर्शित होते हैं, जैसे आंखों का रंग, उन्हें समलक्षणी कहते हैं। प्रतिगामी जीन अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते। देखिए फिर वही कह रहा है, प्रतिगामी जीन जो होते हैं वो दब जाते हैं, वो अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते जब तक कि वे अपने समान अन्य जीन के साथ जोड़े नहीं बना लेते। मतलब प्रतिगामी के साथ ही कोई प्रतिगामी जीन अगर मिल गया, माँ बाप दोनों से कोई एक प्रतिगामी जीन मिल गया, वो बच्चे में आ गया, तो हो सकता है वो अभिलक्षित हो जाए। जो अभिलक्षण आनुवांशिक रूप से प्रतिगामी जीनों के रूप में आगे संचलित हो जाते हैं परंतु वे प्रदर्शित नहीं होते, उन्हें समजीनोटाइप कहते हैं। इसको समझ लीजिए, जो मतलब प्रतिगामी लक्षण के रूप में अगले पीढ़ी में चले गए लेकिन वो प्रदर्शित नहीं हुए, वो दिखे नहीं, वो दब गए, तो उनको समजीनोटाइप कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
बुद्धि पर प्रभाव, ये तो हम शरीर पर प्रभाव पड़ लिए अनुवांशिकता से या उससे क्या कहते हैं वंशानुक्रम से। अब बुद्धि पे क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बुद्धि को समायोजन की योग्यता, अपने आप को अनुकूलित कैसे करता है बच्चा, उसमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। निर्णय लेने की क्षमता में बुद्धि की आवश्यकता होती है। और क्या कहते हैं अधिगम की योग्यता, लर्निंग में बुद्धि की आवश्यकता होती है। जो बालक जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उनका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। जिन बच्चों में सीखने की गति अधिक होगी उनका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। बच्चे की बुद्धि जैसे होगी वो अपने आप को उतनी जल्दी अनुकूलित कर लेगा, समाज में, विद्यालय में, परिवार में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। फिर गोडार्ड का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। देखिए सीधे इन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि अगर माँ बाप मंद बुद्धि है तो बच्चा भी मंद बुद्धि पैदा होगा, अगर माँ बाप तीव्र बुद्धि है तो बच्चा भी तीव्र बुद्धि पैदा होगा। गोडार्ड महोदय ने सीधे अनुवांशिक पे ये बहुत बड़ी लाइन बोल दी। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। इसके विषय में पहले भी डिस्कस हुआ था। मानसिक क्षमता के अनुकूल जितनी अच्छी उसकी मानसिक क्षमता होगी उसकी संवेगात्मक क्षमता मतलब भावनात्मक क्षमता, भाव उसके अंदर इमोशन उतनी अच्छी तरीके से डेवलप होंगे, उतनी ज्यादा विकास होने की संभावना अधिक होगी। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होता है वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। संवेगात्मक विकास के विषय में पढ़ा गया है पहले भी, ये लाइन बताई जा चुकी है लेकिन फिर से हम समझ लेते हैं कि अगर उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है, संवेगात्मक रूप से भावनात्मक विकास जल्दी हो गया, वो भाव समझने लगा लोगों के, तो भाव के माध्यम से ही सामाजिक क्रियाएं होती हैं, भाव के माध्यम से ही नैतिक क्रियाएं होती हैं, भाव से ही भाषा सीखी जाती है और भाव का असर शरीर पे भी होता है। भाव का बहुत बड़ा असर शरीर पे होता है। इस पे बहुत रिसर्च किए जा चुके हैं। जैसे एक कोबरा टेस्ट किया गया था यूरोप में, तो एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया, तो ये कहा गया कि इसको कोबरे से कटा के इसको मारा जाएगा। तो उसको कोबरा दिखाया गया, उसके आंख पे पट्टी बांधी गई, उसके उंगली पे सुई चुभोई गई और वो व्यक्ति मर गया। और जब पोस्टमार्टम हुआ उसके अंदर जहर भी पाया गया, लेकिन कोबरे ने काटा नहीं था। तो इतना शरीर पे प्रभाव होता है संवेगों का, हमारी भावनाओं का, जो हम सोचते हैं उस तरीके से शरीर हमारा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो संवेगात्मक विकास का प्रभाव सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित, भयभीत रहता है तथा यदि उसमें ईर्ष्या एवं वैमनस्यता की भावना होती है तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अगर बच्चा चिड़चिड़ा होगा, भयभीत होगा, डरा रहेगा, उसके अंदर ईर्ष्या होगी, वैमनस्यता होगी, तो उसके विकास भी इस क्रम में प्रभावित होंगे। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते। जो संवेगात्मक रूप से असंतुलित होते हैं, भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब होते हैं, बैलेंस नहीं होते, इम्बैलेंस होते हैं, वो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पाते गंभीर रूप से, वो चीजों में ध्यान लगा ही नहीं पाते। फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है, जिसके कारण से उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होने लगता है। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चरित्र पर प्रभाव। तो आनुवंशिकता का चरित्र पर कैसे प्रभाव पड़ता है? डगडेल नामक वैज्ञानिक ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उनके बच्चे पर पड़ता है। माता पिता का जैसा कैरेक्टर होगा बच्चे के अंदर वो भाव दिखेंगे। व्यक्ति के चरित्र पर उनके वंशानुगत कारकों का प्रभाव भी स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, इसलिए बच्चे पर उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। डगडेल ने 1877 ईस्वी में ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके यह बात सिद्ध की थी। इन्होंने रिसर्च किया था, अध्ययन किया था इस पे 1877 पे, और इन्होंने इस बात को प्रूव किया था। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक लक्षण, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, ये तीनों हो गया। अब पढ़ते हैं वातावरण का अर्थ में परिभाषा। अब ये तो जेनेटिक हो गया पूरा, जीन के आधार पे मतलब अनुवांशिकता के आधार पे क्या क्या परिवर्तन होते हैं। और अब पढ़ते हैं वातावरण कैसे इफेक्ट करता है बच्चे के डेवलपमेंट को, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पर। तो आगे बढ़ते हैं। वातावरण एक अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत शब्द है। सामान्यतः व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका वातावरण या पर्यावरण है, जो उसके चारों ओर घटित हो रहा है। घर, परिवार, आसपास का वातावरण, आसपास के लोग, आसपास की सोसाइटी,
वही उसका वातावरण होता है। वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियां अथवा कारक, प्रभाव एवं परिस्थितियां सम्मिलित हैं जो किसी प्राणी के व्यवहार एवं उसके बहुपक्षीय शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक आदि विकास को प्रभावित करती हैं। जो भी एक्टिविटी हमारे समाज, सोसाइटी या आसपास के परिवेश से होती है, जिसके द्वारा हमारा शरीर, मन, भाव एवं सामाजिकता प्रभावित होती है, उसे वातावरण कहते हैं। वातावरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, भौतिक वातावरण एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण। इसको समझते हैं। भौतिक वातावरण में जलवायु के अतिरिक्त सभी चीजें आती हैं। जलवायु के अतिरिक्त सभी चीजें भौतिक वातावरण में आती हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष देखा या स्पर्श किया जा सकता है। जो भी हमारे आसपास चीजें दिखती हैं, जिसके बीच हम अपना जीवन जीते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, जो चीजें हमको आंख से दिखाई देती हैं, वो सब भौतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। लेकिन जलवायु क्या है, ये हमको दिखती नहीं है। जलवायु के अतिरिक्त सभी चीजें हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं। मनोवैज्ञानिक वातावरण से आशय व्यक्ति के जीवन स्थान तथा उन सभी मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक मतलब मन पे कौन सा प्रभाव डाल रही है, बच्चे के मन के विकास पे कौन सी परिस्थितियां, आसपास की माता पिता का व्यवहार, उनके अभिभावक का उनके प्रति व्यवहार, उनके टीचरों का उसके प्रति व्यवहार, उनके समाज के आसपास के लोगों का बच्चे के प्रति व्यवहार उसके मन पे क्या प्रभाव डालता है, ये सब मनोवैज्ञानिक वातावरण है उसका। वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है, उतना ही वातावरण का भी। ये कल बोला गया था 50-50% दोनों इक्वल हैं। जितना प्रभाव आनुवंशिकता का है किसी बच्चे के विकास में, उतना ही प्रभाव वातावरण का भी बच्चे के विकास में होता है। दोनों इक्वल हैं। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। इसको सामाजिक वंशानुक्रम कहा जाता है। समाज से मिला हुआ हमको वंशानुक्रम जो है वातावरण है। जबकि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम के से अधिक वातावरण को महत्व दिया है। जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने वातावरण को ज्यादा महत्व दिया है वंशानुक्रम से। ये बताया है कि वातावरण का ज्यादा प्रभाव होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के विचार हम पढ़ते हैं। जैसे रच के अनुसार वातावरण उन सभी परिस्थितियों का सम्मिश्रण है जो व्यवहार में उत्तेजित करता है या व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न करता है। इसके विषय में समझते हैं। इन्होंने ये बताया है कि वातावरण उन सभी परिस्थितियों का सम्मिश्रण है। मतलब वो सारी परिस्थितियां मिला जुला के वातावरण में हमको देखने को मिलती हैं सम्मिश्रित रूप से। जो व्यवहार में उत्तेजित करता है, मतलब व्यवहार में किसी भी आपके स्वभाव को उत्तेजित कर सकता है, आपके व्यवहार को बढ़ा सकता है या व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न कर सकता है। परिमार्जन मतलब होता है गलती को हटाकर चीजों को सुधारना, परिमार्जन करना, किसी को रिफाइन करना, रिफाइनमेंट होता है परिमार्जन का मतलब। तो व्यवहारों में जो हम सुधार करते हैं, अपने वातावरण से चीजों को सीख कर, अपने आसपास की परिस्थितियों को सीख कर अपने आप को अनुकूलित करते हैं, अपने व्यवहार को सुधारते हैं, सही करते हैं, तो वो परिमार्जन का एवं उत्तेजित करने का कार्य बाह्य परिस्थितियां जो करती हैं, वातावरण कहलाती हैं। एनास्ट ऐसी के अनुसार उन्होंने कहा है पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अतिरिक्त उसे प्रभावित करती है। अगला है जिसबर्ड के अनुसार जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। वातावरण है किसी भी जीव को, किसी भी वस्तु को चारों तरफ से जो घेरी हुई है परिस्थितियां, वस्तुएं, वहां के हालात, वहां का भौगोलिक दृष्टिकोण, वहां का भूगोल, वहां का इतिहास, हर चीज प्रभावित करता है व्यक्ति को। आगे बढ़ते हैं। वातावरण का प्रभाव। अब इसका प्रभाव कैसे विकास पर पड़ता है? तो सबसे पहला है शारीरिक विकास पर प्रभाव। शारीरिक विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, मतलब जो लक्षण होते हैं, लक्षण शरीर जैसे दिखता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, उसका रंग, वो तो वंशानुगत होते हैं, किंतु इस पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्या देखते हैं? जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, क्योंकि ये वातावरण का ही प्रभाव है। पहाड़ के लोग दूसरे तरीके दिखते हैं, उनका बाल सीधा होता है, नाकें चौड़ी होती हैं, क्योंकि वहां पे वायुदाब कम होता है, सांस लेने के लिए उनको अधिक, उनके फेफड़े ज्यादा बड़े होते हैं, नाक चौड़ी हो जाती है, ज्यादा ऑक्सीजन खींचना पड़ता है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। अनेक पीढ़ियों के निवास स्थल में परिवर्तन करने के बाद उपरोक्त लोगों के कद एवं रंग रूप में अंतर वातावरण के प्रभाव के कारण देखा गया है। अब ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे पहाड़ पर कोई रहने वाला व्यक्ति अगर आके मैदानी क्षेत्र में बस जाता है,
तो जो वहाँ की परिस्थिति है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो जलवायु है, उसका प्रभाव 2-3 पीढ़ी बाद उसमें दिखेगा। उनके कद, उनके ढांचे बदलने लगेंगे, उनके बच्चे दूसरी तरीके होने लगेंगे, उनका रंग रूप चेंज होने लगेगा। तो ये प्रभाव वातावरण का शरीर पे पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत ना होकर वातावरणीय होता है। जैसे कुछ प्रजातियों में तो वंशानुगत होता है कि भाई बौद्धिक लोग हैं ये। जैसे हमारे यहाँ भारत में ब्राह्मणों को माना जाता है बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ माना गया है, वंशानुगत है। लेकिन क्या होता है, वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है। इसके बजाय जैसे कुछ तो अनुवांशिक रूप से आ गया बुद्धि, लेकिन कुछ को वातावरण कर दिया गया, तो वो हो सकता है कि बुद्धि में श्रेष्ठ प्रदर्शन करें अनुवांशिक वाले से। उनको अगर बेहतर क्या कहते हैं शैक्षिक संस्थान दिए जाएं, उनको बेहतर सांस्कृतिक व्यवस्था मिले, उनको बेहतर सामाजिक वातावरण मिले, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। उदाहरण स्वरूप यदि एक महान व्यक्ति के पुत्र को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध ना हो, तो उसका अपने पिता की तरह महान बनना संभव नहीं हो सकता है। मतलब किसी ज्ञानी व्यक्ति के बच्चे को हम गांव में छोड़ दें और किसी कम ज्ञानी सामान्य व्यक्ति के बच्चे को शहर के अच्छे स्कूल, अच्छे वातावरण में रखें, तो दोनों के विकास में प्रभाव इसका दिखेगा वातावरण का। आगे व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व कैसा होगा किसी व्यक्ति का, इसमें वातावरण का प्रभाव अधिक होता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, जिनमें निर्धन परिवार में जन्मे व्यक्ति भी अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिगर ने इस बात को सिद्ध करने के लिए 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। आप देखिए लोग जोड़े बच्चे उठाते हैं, एक माँ बाप के 2 बच्चे जुड़वा जो हो, उसको एक को खराब वातावरण मिला, एक को अच्छा वातावरण मिला, और दोनों के विकास में इसका प्रभाव देखते हैं, तो प्रभाव दिखता है। उन्होंने एक जोड़े बच्चे को गांव के फार्म पर और दूसरे को नगर में रखा। बड़े होने पर दोनों बच्चों में पर्याप्त अंतर पाया गया। फार्म का बच्चा अशिष्ट, चिंताग्रस्त एवं और बुद्धिमान था। उसके विपरीत नगर का बच्चा शिष्ट, चिंता मुक्त और अधिक बुद्धिमान था। ठीक, नगर का जो बच्चा था वो चिंता मुक्त था, वो शिष्ट था, उसके अंदर शिष्टाचार था और अधिक बुद्धिमान था। और जो गांव का बच्चा था, हमको बताया आपको कि बुद्धि जो है वो वंशानुक्रम ही होती है, वंशानुगत मिलती है हमको माँ बाप से ही। तो बुद्धिमान तो दोनों होंगे, अगर 2 बच्चे हैं एक माँ बाप के, तो बुद्धिमान दोनों होंगे इक्वली। लेकिन परिस्थिति एक को अधिक बुद्धिमान बना देगी, उसका वातावरण, और एक थोड़ा कम रहेगा। बस यही होता है, निखर सकता है क्योंकि 50% वातावरण भी कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास पर प्रभाव। गोल्डन नामक मनोवैज्ञानिक का मत है कि उचित सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। जैसा हम समझ चुके हैं कि अगर सही वातावरण, हमको सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण सही नहीं मिलेगा, हम सही समाज में नहीं रहेंगे, सांस्कृतिक रूप से संपन्न समाज में नहीं रहेंगे, तो हमारे मानसिक विकास की गति धीमी हो जाएगी। उसने यह बात नदी के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था, जो नदी के किनारे रहते थे। फलस्वरूप अध्ययन में पाया कि गंदे और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वो बच्चे उतने ब्रिलियंट नहीं होंगे जितने शहर के बच्चे ब्रिलियंट होंगे। इस बात को इन्होंने प्रूफ किया। आगे, बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि बहुपक्षीय विकास को प्रभावित करता है। इसको बताया जा चुका है पहले भी, फिर से समझ लेते हैं। हर तरीके के विकास को प्रभावित करता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक मतलब भावनात्मक, बहुपक्षीय विकास को प्रभावित करता है। इसकी पुष्टि एवरॉन के जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। इसको आपने पढ़ा भी होगा, एक कहानी थी मोगली की, जिसको एक भेड़िया उठा के लेके चला गया था और वो जंगल में था। उसको जब पाया गया, ये कहानी सत्य है, ये सच्ची घटना है, जो मोगली की कहानी हमको टीवी में दिखाई जाती है, वो कहानी एकदम सच्ची घटना है। एक छोटे बच्चे को भेड़िया उठा के जंगल में लेके चला गया था। फिर उस बच्चे को जब पाया गया, कुछ शिकारियों ने देखा उसको, एक अलग तरीके का जीव, तो उसको पकड़ा। उसका पेड़ पे चलने का ढंग, वो चारों पैरों से दोनों हाथ दोनों पैर का इस्तेमाल करके चलता था। वो देखने में जानवर के तरीके लगता था, उसके व्यवहार जानवरों के तरीके, उसकी बोली जानवरों के तरीके, वो पूर्णतः जानवर बन चुका था, वो भेड़िया हो गया था। उसको कुछ दिन ये लोग रखे भी सुधार के लिए, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया। फिर इस समाज में आके थोड़ी देर बाद, थोड़े कुछ दिन के वो ऑब्जर्वेशन के बाद उसकी डेथ हो गई थी, वो मर गया था। तो उसी का उदाहरण है कि समाज का किस तरीके
प्रभाव पड़ता है किसी बच्चे पे, तो एवरॉन के जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। इस बालक को जन्म के बाद एक भेड़िया उठा ले गया था और इसका पालन पोषण जंगली पशुओं में हुआ, पशुओं के बीच हुआ। कुछ शिकारियों ने इसे 1799 ईस्वी में पकड़ लिया। उस समय उसकी आयु 11 या 12 वर्ष थी। उसकी आकृति पशुओं सी हो गई थी। अब वो बच्चा पशुओं जैसा हो गया, इंसान का बच्चा। वह उसके समान ही हाथों पैरों से चलता था तथा कच्चा मांस खाता था। उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सभ्य एवं शिक्षित बनाने के सभी प्रयास विफल हुए। उसको बहुत प्रयास किया गया कि ये फिर से सिविलाइज्ड हो जाए, मनुष्य के तरीके, मनुष्य के बच्चे के तरीके, लेकिन सारे प्रयास फेल हो गए। कोई प्रयास उस पे काम नहीं किया, क्योंकि इसीलिए बाल मनोविज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है कि जो विकास होना होगा वो 11, 12, 13, 14 साल तक हो जाएगा। जिस तरीके वो बच्चा हो गया हम उसको फिर से नहीं सुधार सकते। जैसे कोई पेड़ अगर हम लगाए या नरम है, उस पेड़ को हम दिशा दे सकते हैं, लेकिन जब पेड़ मोटा हो गया तो उसे हमें काटना ही पड़ेगा, फिर हम उसको दिशा नहीं दे सकते। इसीलिए बाल मनोविज्ञान का इतना महत्व होता है। आगे बढ़ते हैं। वातावरण संबंधी कारक, इसके विषय में पढ़ते हैं। वातावरण एक बहुआयामी संकल्पना है, बहुत से आयाम, मल्टी डायमेंशनल है ये संकल्पना। यह व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। पैदा होने से लेकर मरने तक वातावरण आपके ऊपर प्रभाव डालता है। बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव उसके संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। शहरी एवं ग्रामीण बालकों के बीच विकास के अंतर के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है। गांव के बच्चे और शहर के बच्चों के बीच अंतर समझ जाते हैं हम लोग। सामाजिक और आर्थिक अंतर उनके बीच होता है। सारी शहरी बच्चों की तुलना में ग्रामीण परिवेश के बालकों के सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं व्यवहारिक विकास में भिन्नता दिखाई देती है। पालन पोषण का प्रभाव भी बालकों के शैक्षिक विकास पर पड़ता है, क्योंकि यदि पालन पोषण उचित तरीके से नहीं होगा तो उसके शारीरिक विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पालन पोषण सही होगा तो सही शारीरिक विकास सही तरीके से होगा, उसको पौष्टिक भोजन मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। बालकों के विकास में उनके उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज तथा पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो सभी अनौपचारिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इसको समझते हैं लास्ट लाइन। सभी अनौपचारिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग है। औपचारिक शिक्षा तो स्कूल में होती है, अनौपचारिक शिक्षा हमको माता पिता, वातावरण, आसपास, पड़ोस, परिस्थितियों से मिलती रहती है। हम सीखते रहते हैं, जैसे कहा गया ना, सीखने का क्रम निरंतर चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। लेकिन औपचारिक रूप से हम किताब पढ़ के विद्यालय में सीखते हैं, अनौपचारिक रूप से हम अपने वातावरण से सीखते रहते हैं, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने पास पड़ोस से। तो उस परिवेश का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहता है जीवन भर। आगे बढ़ते हैं। वातावरण से संबंधित कारकों का वर्णन निम्न प्रकार से वर्णित है। अब वातावरण के कारक, भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर क्या है? इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां आती हैं। किस तरीके की क्लाइमेट में, किस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, वो परिस्थितियां भौतिक कारक। मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जहां अधिक सर्दी पड़ती है, जहां अधिक गर्मी पड़ती है, वहां मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता है। ठंडे प्रदेशों में व्यक्ति सुंदर, गोरे, सुडौल, स्वस्थ एवं बुद्धिमान होते हैं। यही कारण हम कहते हैं अंग्रेज हमसे आगे क्यों है। अमेरिका हमसे 100 साल आगे है, यूरोप हमसे आगे है, उन्होंने आके हमारे ऊपर शासन किया। अंग्रेजों ने 50,000 लोग आके पूरे भारत को गुलाम बनाए। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से हमसे तेज हैं, बुद्धिमान हैं, उन लोग ठंडे प्रदेश में पैदा हुए हैं, गोरे, सुंदर, सुडौल एवं बुद्धिमान होते हैं। धैर्य भी इनमें अधिक होता है, जबकि गर्म प्रदेश वाले व्यक्ति काले, चिड़चिड़े एवं आक्रामक स्वभाव के होते हैं। जैसे जैसे हम गर्म प्रदेशों में जाएंगे, जैसे अफ्रीका, अफ्रीका सबसे पिछड़ा हुआ है। अफ्रीकन कंट्रीज में आज तक सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा पिछड़े लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ काले, वहाँ इतना, वो भूमध्य रेखा पे स्थित है, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ के लोग काले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, उनके अंदर उतनी बुद्धिमत्ता नहीं होती है, उनके अंदर धैर्यशीलता नहीं होती है, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता कम होती है। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों में कार्य करने की क्षमता ज्यादा पाई जाती है। सामाजिक कारक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक कृत्य, रीति रिवाज, परस्पर अंतः क्रियाएं और संबंध आज बहुत से तत्व हैं जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास को किसी न किसी रूप से अवश्य प्रभावित करते हैं। समाज में जिस तरीके का रीति रिवाज होगा उसका डेवलपमेंट अलग होगा। धार्मिक कृत्य, धर्म से, जो धर्म ज्यादा साइंटिफिक होगा उसका प्रभाव जीवन पे अलग होगा। रहन सहन, परंपराओं, सबका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। ये सब सामाजिक कारक के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कारक, इसके अंतर्गत धन से केवल सुविधाएं ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि इससे पौष्टिक चीजें भी खरीदी जा सकती हैं, जिससे मनुष्य का शरीर विकसित होता है। आर्थिक वातावरण मनुष्य के शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। अब देखिए, आप जिसका शरीर विकसित होगा, हष्ट पुष्ट, गोरा, लंबा चौड़ा, उसका अपने आप सामाजिक विकास खुद ही हो जाता है, उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसका समाज
बड़ा लंबा चौड़ा होता है, 4 लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों का शरीर देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं आगे। बौद्धिक विकास भी सामाजिक विकास होने के कारण होता है, क्योंकि वो जितने ज्यादा लोगों के बीच में अनुकूलित होगा उसका दिमाग भी और शार्प होता चले जाएगा, नई नई परिस्थितियां सीखेगा, नई नई चीजें सीखेगा, नए नए लोगों से मिलेगा। तो आर्थिक जो पक्ष होता है वो शरीर को इफेक्ट करता है, और शरीर से ही बौद्धिक और सामाजिक विकास भी इफेक्टेड होते हैं, ये आपस में सब जुड़े हुए हैं। सांस्कृतिक कारक, कल्चर फैक्टर, धर्म और संस्कृति भी मनुष्य के विकास को प्रभावित करती है। हमारा खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार तथा आचार विचार इत्यादि हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है। जिस संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित है उनका विकास ठीक ढंग से होता है, लेकिन जहां अंधविश्वास एवं रूढ़वाद का समावेश है उस समाज का विकास अत्यंत मंद से होता है। जो जो जहाँ की संस्कृतियां जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, जैसे हमारे यहाँ जो हिंदू रीति रिवाज है उसमें बताया जाता है सुबह 4 बजे उठिए, भोर के समय पढ़िए, भोर के समय पूजा पाठ करिए, बहुत लेट तक नहीं उठना चाहिए। इसका सब साइंटिफिक कारण है, क्योंकि ये कहा जाता है कि रात में खाना खाने के बाद जब डाइजेस्ट हो जाता है तो जो सेल्स का डेवलपमेंट होता है, जो सेल नए नए सेल्स बनते हैं, जो क्या कहते हैं, जो भी क्षति है हमारे शरीर में दिन भर जो मानसिक या शारीरिक रूप से हुई है उसका जो ट्रीटमेंट होता है ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है, नए सेल्स का डेवलपमेंट। तो उस दौरान हम किसी चीज को सीखते या समझते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, बस जाता है। तो जो संस्कृतियां वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाई गई हैं उसमें अगर बालक रह रहा है तो उसका मानसिक विकास ज्यादा तेजी से होगा, उसका प्रभाव होगा आगे। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का शैक्षिक महत्व, ये इसका लास्ट टॉपिक है, इसके विषय में पढ़ते हैं कि आनुवांशिकता वातावरण का शैक्षिक महत्व क्या है, क्यों ये पढ़ाया जाता है। तो आनुवांशिकता एवं वातावरण के शैक्षिक महत्व के संदर्भ में यह कहा जाता है कि ये दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं कर सकते हैं। इसके बिना बालक के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, मतलब दोनों इतने आवश्यक हैं, सिर्फ एक से कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बालकों में होने वाला विकासात्मक परिणाम आनुवांशिकता एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। बिना दोनों परिस्थितियों के मिले किसी का विकास नहीं हो सकता है। जैसे एक मनुष्य का बच्चा जंगल में जाके जानवर हो गया, पर्यावरण का इतना असर है, ये नहीं कह सकते कि मनुष्य का बच्चा है तो ये मनुष्य के तरीके ही रहेगा, इसका ये हमारे समाज की देन है। हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, समाज में जो व्यवस्था दी गई है उसमें रहकर ही मनुष्य बन पाएंगे, जंगल में जाएंगे तो वो जानवर बन जाएंगे। फिर विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति और पालन पोषण दोनों को महत्व दिया गया है। आनुवांशिकता की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भी अधिक लाभकारी है कि हम समझें कि परिवेश में कैसे सुधार किया जा सकता है, जिससे कि बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर संभावित सर्वोत्तम विकास संभव हो। मतलब कि अगर आनुवांशिकता से कुछ कमियां भी हमें मिली है तो अगर हम पर्यावरण को सही कर लें, अपने वातावरण को सही कर लें, तो वो कमियां दूर की जा सकती हैं। इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है इतनी गंभीरता से। और वातावरण का कार्य माँ बाप करते हैं, इसीलिए मैंने बताया कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास माँ बाप को भी पढ़ना चाहिए, शिक्षक को तो पढ़ना भी चाहिए, माँ बाप को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों पर्यावरण का काम करते हैं, दोनों वातावरण का काम करते हैं, माँ बाप भी, विद्यालय भी, और आसपास का समाज भी। तो अगर समाज, विद्यालय और माँ बाप पर्यावरण के महत्व को समझेंगे, वातावरण के महत्व को समझेंगे, तो बच्चे में जो आनुवांशिकता से कमियां आई हैं उसको सुधार के उसका विकास और अच्छी तरीके से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार, प्रकार और शारीरिक विशेषताएं प्राप्त करता है, जबकि वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। यदि परिवार में पौष्टिक भोजन बच्चे को दिया जाता है तो उसकी मांसपेशियां, हड्डियां मजबूत होंगी तथा उसकी अन्य प्रकार की शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ जाएंगी। वस्तुतः बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होता है, दोनों की अंतःक्रिया द्वारा होता है। शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकासों पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालक की शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है। ये सब हम पहले भी जान चुके। ऐसे में बच्चे के बारे में इस प्रकार की जानकारियां उनकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सहायता करती हैं। जब शिक्षक जानेगा कि वातावरण का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है तो वो उस प्रकार का वातावरण डेवलप करने का प्रयास करेगा। शारीरिक विकास मानसिक विकास से जुड़ा है, ये हम जान चुके पहले भी। इसलिए सामान्यतः यह देखा जाता है कि जिसका शारीरिक विकास उत्तम है, जिसका शरीर अच्छे से विकसित हुआ है, उसका मानसिक विकास भी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धिलब्धि, तर्क क्षमता,
समस्या समाधान, निर्णय एवं स्मृति आदि मानसिक क्षमताएं बेहतर होती हैं। बौद्धिक क्षमता के लिए सामान्यतः वंशानुक्रम ही अधिक जिम्मेदार होता है। इसको बताया गया जो बुद्धि मिलती है उसके लिए वंशानुक्रम ही ज्यादा जिम्मेदार है, जो हमको बुद्धि मिली है। इसलिए बालक को समझने के लिए इन दोनों कारकों को समझना आवश्यक है, वंशानुक्रम को भी, वातावरण को भी। तभी हम बालक को पूर्ण रूप से पोषित कर सकते हैं, किसी एक के सहारे नहीं। आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों में कई प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है। कई बार इसके लिए परिवार का प्रवेश ही नहीं बल्कि काफी हद तक वंशानुक्रम भी जिम्मेदार होता है। जैसे चोरी करना, अपराध में लिप्त रहना, झूठ बोलना आदि अवगुणों के विकास में बालक के परिवार एवं उनके वंशानुक्रम की भूमिका अहम होती है। बताया गया बच्चे के चरित्र, बच्चा का जो चरित्र होगा वो माँ बाप से ही मिलता है। अगर बच्चा चोरी कर रहा है, अपराधी प्रवृत्ति का है, झूठ बोलता है, तो ये उसको आनुवंशिकता से मिला है। बालक की रुचियां, प्रवृत्तियां तथा अभिवृत्ति आदि के विकास के लिए भी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों जिम्मेदार होते हैं। यदि इसे अपनी रुचियों एवं अभिवृत्तियों के अनुरूप उचित वातावरण मिले तो वह उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। जो उसकी रुचियां हैं, हो सकता है माँ बाप से कोई रुचि उसको मिली हो, कोई इंटरेस्ट, कोई अभिवृत्ति मिली हो और उसको उस प्रकार का वातावरण भी दिया जाए तो वो हो सकता है बेहतर परफॉर्मेंस करे। आगे उदाहरण के लिए एक व्यवसायी के बच्चे के जीवन में व्यावसायिक अभिरुचि एवं क्षमता पाई जाती है, क्योंकि उसका बाप या उसकी माँ अगर व्यवसायी है तो उसके अंदर वो व्यवसायिक क्षमता पाई जाएगी। यदि उसे व्यवसायिक प्रवेश प्राप्त हो तो वो उस दिशा में निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकेगा। इसीलिए यही कारण है एक जो जाति व्यवस्था का वो किया गया है समाज में। जैसे कहा गया कि सुनार अगर कोई है, लोहार है, सुनार की शादी सुनार से हो, लोहार की शादी लोहार से हो, ये यही कारण है, क्योंकि वो दोनों मिलके ही जो बच्चे को जन्म देंगे तो दोनों के गुण बच्चे में स्थानांतरण होते हैं। तो उसी गुण के कारण ही बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है, क्लैश नहीं होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी व्यवस्था जाति आधारित कोई गुण नहीं है। ऐसा जो नहीं है कि कोई सुनार है, सोनी है तो वही सोना बेच रहा है। हो सकता है कोई पंडित जी भी बैठ के सोने की दुकान खोल के बैठे हो, सोना बेच रहे हैं। तो ये चीजें पहले जो था, किसी के अंदर जो व्यवसायिक गुण थे वो बच्चे के अंदर स्थानांतरित होते थे, यही कारण था हेरिडेटरी। आनुवांशिकी एवं वातावरण के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। शिक्षक इसमें भूमिका निभाता है वातावरण को व्यवस्थित करने में। आनुवांशिक में तो वो कोई भूमिका निभा नहीं सकता है, क्योंकि उसमें माँ बाप ही निभाते हैं। तो वातावरण को व्यवस्थित करने में शिक्षक अपनी भूमिका निभाता है। इसीलिए इन दोनों पक्षों को शिक्षक को जानना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और इसी प्रकार हम बहुत ही आसान भाषा में चीजों को समझते हुए आगे चलेंगे। ये सफर पर क्या कहते हैं, बाल विकास के सारे चैप्टर खत्म करने के बाद पढ़ाने की प्रक्रिया रुकेगी बाल विकास को। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, और अपने आप को अपना मूल्यांकन करना शुरू करेंगे, अपने आप को आंकना शुरू करेंगे। और आप जो प्रश्न, जो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं या जो पढ़ाए जा चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, आप अगर वो किताब आपने खरीदी होगी तो उस पर पीछे विगत वर्षों के प्रश्न तो उस चैप्टर से रिलेटेड दिए गए हैं हर चैप्टर में। तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा और मनन करिए, सोचिए। हो सकता है जो मैंने बताया वो एक ही बार में आपको चीजें डिलीवर ना हुई हो, जो हम बताना चाह रहे हैं हो सकता है एग्जैक्ट आप वो ना समझे हो। तो जब आप प्रश्न करेंगे तो आपसे एक दो गलतियां होंगी, लेकिन जब आप इस विषय पे मनन करेंगे, थोड़ा सा और गहराई से सोचेंगे, तो प्रश्न सही होने लगेंगे, आप सही डायरेक्शन को पा जाएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं और हम अगले टॉपिक के साथ जल्द ही आएंगे। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिले। जितने ज्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे वही हमारी पूंजी है, उन्हीं को लेके आगे बढ़ेंगे और उन्हीं के साथ ये सफर निरंतर चलता रहेगा और हमको भी उत्साहवर्धन मिलेगा, हमको भी उत्साह मिलेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।